मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज नरेश मीणा जननेता है, थे और रहेंगे। वो बाहर आएंगे क्योंकि जनता उन्हें पसंद करती है। नजर आ रहे हैं, खास तौर पे हनुमान बेनीवाल नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जाटों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जाटों का दिल्ली में बहुत बड़ा रोल था। अभी से नहीं, मुगलों के समय पे जब आक्रमण आए तो इन्होंने इस जाटों ने इन्होंने बहुत संघर्ष किया। यूपी में तो ये क्लियर कट पिक्चर है कि क्या होना है वो स्पष्ट उनके नेता ने बता दिया। अभी भजनलाल जी सीधे हैं ना, नए नए हैं बेचारे। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद से दूर रहना चाहिए। इंदिरा गांधी के नाम से ज्यादातर लोग के दिमाग में एक शब्द आता है आपातकाल। राम राम साहब, हताईविद भाई जी में आप सबको स्वागत है। और बहुत ज्यादा ठंडी वास्ते में लोग पकौड़ी, गर्मा गर्म पकौड़ी खाओ से खाओ, आप खाओ, मैं तो खा ली। बहुत शानदार गर्म गर्म बहुत शानदार मांगे ऑफिस में पकौड़ी बनी है। आप लोग भी खाओ और एंजॉय करो। हताईविद भाई जी, अब बात करा मुद्दा की। तो मुद्दा है ताकि पता है मुद्दा तो बहुत भारी है। एक कांग्रेस कार्यालय बना हुआ है बहुत बड़ा। बुझा? हाँ, और भी को नाम है इंदिरा भवन, इंदिरा गांधी के नाम पर है। तो आपको क्या, कैसे देखते हो? इंदिरा भवन बना है, बड़ा कार्यालय है कांग्रेस का। मेरे को तो बड़ा शर्म है। मनमोहन भवन क्यों नहीं बनना चाहिए था? ऐसा तो गांधी भवन बन सकता था, महात्मा गांधी भवन। सब कुछ गांधी जी के नाम, गांधी के नाम पर क्यों? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। अभिषेक आदि मुझे दे देना, अच्छी है बहुत। परिवारवाद से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए परिवारवाद से। और नहीं, नाम तो कुछ भी हो सकता था। इंदिरा के नाम से बहुत सी बिल्डिंग है, बहुत से मार्ग है, बड़े बड़े स्थान है। तो क्या कांग्रेस पार्टी की नींव इंदिरा गांधी ने रखी थी? देखिए ऐसा है, इंदिरा गांधी के नाम से ज्यादातर लोग के दिमाग में एक शब्द आता है आपातकाल। तो क्या क्या कहेंगे? डीप स्टेट की बात हो रही है। तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि गांधी साहब ये बताओ, आपको पता है कि आपातकाल किसके राज में लगा था? इमरजेंसी जो लगी थी, किस तरह के अत्याचार इमरजेंसी में हुए थे? मीडिया पर सेंसरशिप लगाया था, किस तरह से लगाया था? अखबार पर पाबंदी थी, अखबार आप प्रिंट नहीं कर सकते थे। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तो चैनल थे ही नहीं, अखबार थे और अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई। तो राहुल गांधी जी, मुझे ये बताइए आप कि इतना अच्छा कांग्रेस कार्यालय बनाया तो कोई और नाम भी रख सकते थे। नाम तो बहुत सारे हो सकते थे और हाल भी महान हस्तियां हैं। हाल ही में मनमोहन सिंह जी क्या कांग्रेस पार्टी गांधी फैमिली से बाहर जाके कोई नाम रखती ही नहीं है क्या? यही क्या तो भारत में और कोई महान इंसान नहीं हुए? क्या बड़े नाम नहीं है भारत? यही तो सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या गांधी परिवार से अब भी बाहर नहीं निकल पा रही? यही बहुत बड़ा मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, जिस दिन कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी से बाहर सरदार पटेल के नाम पे हो सकता था। जिस दिन कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी से बाहर निकलेगी तो कांग्रेस पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होगी। और ये बात आप लिखवा के ले लो मुझसे। तो ये कब होगा? इतना बड़ा कार्यालय बना, मौका था उनके पास। और आज विपक्ष तो क्या, आज तो आम लोग भी कह रहे हैं कि मनमोहन जी के नाम पे होना चाहिए था। स्वर्गीय मनमोहन जी अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होती है, एक तरह से बड़ा मैसेज जाता कांग्रेस पार्टी का, और कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छा मैसेज जाता, लीडरशिप के बीच में अच्छा मैसेज जाता। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता है यंग लीडरशिप डेवलप करने की, सचिन पायलट जैसे नेताओं को डेवलप करने की। हर राज्यों में पायलट जैसे नेता उनके पास होंगे, उनको डेवलप करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है वर्तमान दौर के हिसाब से। क्योंकि आप नई लीडरशिप आगे लाएंगे, पुराने खापट लोगों को पीछे करेंगे, जब जाके आप पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ना मरोड़ना जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आज हालात ये है कांग्रेस पार्टी के कि कुछ जैसे आप कहते हैं ना, राई के दाने के बराबर, उस हिसाब से इलेक्शन जीतती है। कोई 10 सीट होगी तो 1-2 सीट जीत जाएगी या फिर कुछ मार्जिन से रह जाएगी, ये हालत है। और उस बीच में ये कंट्रोवर्सी होगी और ये लंबे समय तक उनको झेलनी पड़ेगी। डीप स्टेट की बात कर रहे हैं बार बार। चलिए और मुद्दे हैं, औरों पे बात करते हैं। दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं और राजस्थान के बहुत नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं। खास तौर पे हनुमान बेनीवाल नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जाटों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जाटों का दिल्ली में बहुत बड़ा रोल था। अभी से नहीं, मुगलों के समय पे जब आक्रमण आए तो इन्होंने इस जाटों ने इन्होंने बहुत संघर्ष किया। देखिए, हनुमान बेनीवाल पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं दिल्ली चुनाव में और बीजेपी के खिलाफ माहौल और बिगुल बचा चुके हैं।
कुछ एरिया है जाट बाहुल्य एरिया, वहाँ पर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। और बीजेपी के अंदर एक विवाद चल ही रहा है, आपको पता है। वो क्या? वो जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो शहजाद पूनेवाला और मनोज तिवारी, और पूर्वांचल को लेकर कोई विवाद है, बिहारियों को लेकर, ऐसा उनका कहना है मनोज तिवारी का। तो बीजेपी आपस में भिड़ रही है और ये कंडीशन अच्छी नहीं है बीजेपी के लिए। दिल्ली, ये दिल्ली चुनाव में तो नुकसान हो सकता है। लेकिन दिल्ली में मोदी की लहर चलेगी, देख लेना, आप लिख लेना। इंटरनल जो सर्वे उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी की सीट अच्छी आ रही है और बीजेपी वहाँ पर चुनाव जीत सकती है। लेकिन इस तरह के जो सिस्टम है, इस तरह का माहौल है, वो ठीक नहीं है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और कौन से बड़े नेता वहाँ एक्टिव नजर आ रहे हैं दिल्ली में? सब एक्टिव हैं। अभी हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा नजर नहीं है। मुखिया जी गए थे वहाँ पे दिल्ली, तो मिले हैं बड़े नेताओं से, और बाहर आके मुझे सूचना मिली है कि उन्होंने मीडिया हाउसेस को, उनके लोगों ने फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि आप मंत्रियों के खिलाफ नैरेटिव चलवाओ। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा कि मंत्रियों के खिलाफ नैरेटिव चलवाओ, ऐसा मुझे एक संपादक ने बताया कि भाई मंत्रियों के खिलाफ खबरें चलाओ, तभी तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अच्छा, मंत्रिमंडल ये विस्तार मुझे कौन से राज्य के मुखिया, मैंने नाम नहीं लिया। हाँ, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? मंत्रिमंडल विस्तार की भी कई दिनों से चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? बीएल संतोष भी आए थे, क्या कुछ चल रहा है इस मामले में? बीएल संतोष कहने को तो सत्ता संगठन से जुड़े मुद्दों पर आए थे फीडबैक लेने कि भाई जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बने, अब तक पूरे मंडल अध्यक्ष क्यों नहीं बने, उन्होंने लताड़ भी लगाई है। लेकिन सूचना ये भी है अंदर खाने कि उन्होंने सभी लोगों से पूछा है कि सत्ता कैसी चल रही है, सरकार कैसी चल रही है, क्या कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब जाके थोड़ा सुनने में आया कि कार्यकर्ताओं के ट्रांसफ़र हुए हैं, तो थोड़े प्रसन्नचित हैं, लेकिन सारों के नहीं हो पाए हैं, तो डेट भी बढ़ाई है। लेकिन फिर भी अधिकारी राज हावी है राजस्थान में। कांग्रेस के हम लगातार मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस विचार के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, कम्युनिस्ट अधिकारी जो विचार है जिनका, वो यहाँ पे लगे हुए, उनका बोलबाला है। तो बीजेपी का मूल जो कार्यकर्ता है, जो राष्ट्रीय विचार का कार्यकर्ता है, वो बड़ा परेशान है, हताश है। आखिर जाए तो जाएगा। कांग्रेस पार्टी तो क्या ही करेगी, कम्युनिस्ट पार्टी तो क्या ही करेगी? मैंने विचार मैं अधिकारियों के विचार तो खत्म नहीं हुए कम्युनिस्ट, विचार थोड़ी खत्म हुए। इंसान मर जाता है लेकिन विचार नहीं मरता कभी। लेकिन बहुत इंसान आएंगे और जाएंगे भारत में, लेकिन विचार कभी नहीं जाता और ना विचार मरता है। ना तो कोई इलेक्शन जीत रहे हैं, ना उनके वो मैटर नहीं करता ना। एक्चुअली अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि कैसे लोग आपके सिस्टम में लगे हुए हैं। आप देखिए, मुझे लगता है कि भजनलाल जी को योगी जी के सिस्टम को गौर करना चाहिए, योगी जी से सीखना चाहिए। वो क्यों? देखिए, योगी जी ने जो हिंदुत्व का माहौल, सनातन का माहौल जो यूपी में हुआ है, वो यहाँ पे फिलहाल नहीं है। तो मदरसों को जिहादी एक्टिविटियाँ जहाँ पे होती है उन पर बैन लगना चाहिए। मदरसों पर जो अनुदान है उनको या तो बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मस्जिदों से ध्वनि प्रदूषण होता है और अजान होती है 5 टाइम, पथराव भी उन्हीं मस्जिदों से पथराव होता है, तो ध्वनि प्रदूषण बंद कर दो भाई। यूपी में तो ये क्लियर कट पिक्चर है कि क्या होना है, वो स्पष्ट उनके नेता ने बता दिया। अभी भजनलाल जी सीधे हैं ना, नए हैं बेचारे, क्या करें। नए तो क्या है सर, 1 साल हो गया। अब हाँ, वो एक हमारे कॉर्पोरेट में एक बात कही जाती है, मैंने केपीओ में काम किया है, तो वहाँ कहा जाता था कि हनीमून पीरियड, तो 6 महीने का हनीमून पीरियड, 6 महीने का ट्रेनिंग होता था वो हनीमून पीरियड, और 6 महीने का और समय देता था जो टीम लीडर होता था ना, मैनेजर। उसके बाद वो नकेल कसना चालू करता था। फिर वो काम नहीं, फिर वो काम नहीं करता था कोई कर्मचारी, मान लो मेरे जैसा जो काम नहीं करता, कभी कभी करता हूँ ना मैं, तुम्हें पता है ना, तो मेरे जैसा कोई काम नहीं करता तो फिर उसको 1 कैब मिलती थी, फिर 2 कैब मिलती थी, 3 कैब मिलती थी, फिर टर्मिनेट करती थी मैनेजर। तो अब ऐसा ही है, जनता आपको भजनलाल जी 1 कैब, 2 कैब, 3 कैब तक देगी, कैब है ना, करेक्टिव एक्शन प्लान, ठीक है, 2 3 1 2 3 आपको 3 तक मौका देगी जनता। अभी आपका हनीमून पीरियड जो है, और बहुत ही अच्छा पीरियड होता है, जैसे हनीमून पीरियड थोड़ी मनाने आया, वो डे 1 से लोगों के बीच में जाए, काम करे, उसके 6 महीने तो वो कहेंगे चुनाव में निकल गए, 2 महीने ये निकल गए, 2 महीने वैसे निकल गए समझने में। तो मान लीजिए इनको एक मौका था, 6 नए आदमी थे, पहली बार के छोरो तो लक्की 6 माँ को भजनलाल लक्की 6
है ना, माँ को भजनलाल लक्की छे, इनकी जीत पक्की छे, ए मारो छोरो तो भजनलाल इनकी जीत पक्की छे, ए छोरो तो लक्की छे। अच्छा, ये भजनलाल मारो भाई लो, विधानसभा में जाए लो। ये विधानसभा के चुनाव में नारा गूंजा था और विधानसभा में गए और प्रभु के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से पहली बार क्या कोई एमएलए जिसने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, एक चुनाव लड़ा वो निर्दलीय लड़े पार्टी के अगेंस्ट जाके, उसमें उनकी जमानत जब्त हो गई और एक चुनाव वो जीते थे सरपंच का। आप देखिए सरपंच के बाद सीधे एमएलए, एमएलए के बाद सीधा मुख्यमंत्री, किस्मत कितनी अच्छी है। और 1 साल का शानदार हनीमून पीरियड उनको मिल गया। अब जनता वेट कर रही है, भर्तियां भी लानी पड़ेगी आपको, जो वादे किए थे वो पूरे करने पड़ेंगे, आपको नौकरियां देनी पड़ेगी, आपको ऐसा ही भर्ती निरस्त करनी पड़ेगी क्योंकि आपने वादा किया था। आपने खनन विभाग में जो घोटाले कांग्रेस दौरान हुए थे वो उनको सार्वजनिक करना पड़ेगा, उनको अपराधियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। जिन कांग्रेस के नेताओं पर आपने आरोप लगाए थे, आपने श्वेत पत्र में जारी किया था, आपने जो अपना एक संकल्प पत्र जारी किया था उसमें लिखा था कि जो जो घोटाले पिछले कांग्रेस राज में हुए उनको हम सामने लेके आएंगे, तो भजनलाल जी वो आपको लाने पड़ेंगे, ऐसे घोटालेबाजों को लाना पड़ेगा। और आप अच्छे इंसान हैं, मुझे उम्मीद है कि शायद भजनलाल जी जो पिछली कांग्रेस राज में घोटाले हुए थे, जल जीवन मिशन में, पीएम आवास योजना में जो घोटाला हुआ था, तमाम जो घोटाले हुए थे, जो एक डीओआईटी विभाग थे उसमें सोना मिला था, पैसा मिला था, ऐसे अधिकारी भी वहां पे नहीं रहेंगे। और उम्मीद है कि आप उन घोटालेबाजों को पकड़ेंगे, उन नेताओं को पकड़ेंगे कांग्रेस के, और उम्मीद है कि आप एक अच्छा सुशासन लेके आएंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति पर आप काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी केंद्र में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। अब बात करते हैं राजकुमार रोत की। राजकुमार रोत की एक तस्वीर वायरल हो रही है, अभिषेक, हम भी साथ में थे वहां पे, सुदर्शन चैनल के जो सुरेश चौहान के, अच्छा, उनके साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है राजकुमार रोत की। उन्होंने कहा कि भाई राजकुमार रोत को एक पुस्तक भेंट की है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और सुदर्शन चैनल के मालिक कह रहे थे कि राजकुमार जी आप ये गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना में भील जाति के लोग थे जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई की और शस्त्र चलाया। ऐसे वीर भूमि से आप आते हैं, ऐसे वीरों की संतान आप हैं, तो आपको गर्व होना चाहिए कि मैं हिंदू हूं, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने पुस्तक भी भेजी। कुछ प्रतिक्रिया थी उनकी, राजकुमार रोत की कोई प्रतिक्रिया थी इसमें? राजकुमार रोत की प्रतिक्रिया कुछ नहीं थी, वहां पे वो हंसते रहे और वो फोटो खिंचाते रहे। तो और क्या कुछ चल रहा है? नरेश मीणा एक आपने कहा था, एक दावा किया था कि 13 को नरेश मीणा एक मुद्दे में रिहा हो जाएंगे, उस मुद्दे से उनकी वो जो है वो केस हट गया उस पे, तो आपका प्रेडिक्शन सही गया। अब आप ये बताइए नरेश मीणा जेल से कब आएंगे? अगली 2 सुनवाई के बाद जेल से आ जाएंगे, या तो अगली में आ जाएंगे या उससे अगली में आ जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज नरेश मीणा जननेता है, थे और रहेंगे। वो बाहर आएंगे क्योंकि जनता उन्हें पसंद करती है। देवली उनियारा की जनता उन्हें पसंद करती है, राजस्थान के युवा नेता उन्हें पसंद करते हैं, राजस्थान का युवा उन्हें पसंद करता है। रही बात करोड़ीलाल मीणा की, तो बीएल संतोष से वो भी मिले थे, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। करोड़ीलाल मीणा जननेता हैं, बीएल संतोष ये अच्छी तरह जानते हैं कि संगठन के व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बीएल संतोष वो जानते हैं कि करोड़ीलाल मीणा संघ के स्वयंसेवक हैं, तृतीय शिक्षित हैं, और उन्होंने जो बातें बोली होगी शायद फीडबैक गया होगा। संगठन के कई फीडबैक मुझे ध्यान है कि बीएल संतोष के पास सूत्रों से खबर है कि गए हैं, सत्ता और संगठन की बातें भी गई है, और कुछ ऐसी बातें गई है जो मैं इस कैमरे में नहीं बोल सकता, वो ऊपर गई हैं। और बीएल संतोष बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, ऐसा संगठन करता मिल नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा स्वयंसेवक जिसके आगे कुछ नहीं ना पीछे कुछ, सिर्फ एक ही सोच, माँ भारती की सेवा, माँ भारती की सेवा। ऐसे ही होते हैं संघ के जो प्रचारक होते हैं, बीएल संतोष जैसे ही होते हैं। संघ के जो स्वयंसेवक होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, सिर्फ राष्ट्र के लिए सोचते हैं, भारत माता के लिए, राष्ट्र के लिए। और मुझे रियली में बहुत दुख हुआ जो राहुल गांधी ने बयान दिया कि राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया डॉक्टर मोहन भागवत पर, जो संघ के सरसंघ चालक है। राहुल गांधी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं मोहन भागवत की बात नहीं कर रहा, संघ का एक एक स्वयंसेवक आज इस मातृभूमि के लिए, क्योंकि हमने जितना भी संघ को कवर किया है, मैं इतना समझ पाया कि संघ का एक एक स्वयंसेवक इस मातृभूमि के लिए अपना प्राण
प्राणों को न्यौछावर कर सकता है। हम्म। इस मातृभूमि के किसी के प्राण, अपने प्राण दे सकता है और मातृभूमि की हमको तो रक्षा के सीखना लिए चाहिए उल्टा। अपने प्राण, किसी के प्राण ले भी सकता है। ऐसा है संघ का स्वयंसेवक, और मोहन भागवत भी एक स्वयंसेवक है। आपने एक स्वयंसेवक पर इस तरह का अनगल टिप्पणी की है जो ठीक नहीं है। आप बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। आप अपने गर्भान में झांक के देखिए कि आप किस संस्था पर, किस संगठन की बात कर रहे हैं। वो संगठन जो कहीं बाढ़ आती है तो उसके स्वयंसेवक खड़े रहते हैं। वो संगठन जो आधी रात को कहीं ट्रेन पलट जाती है तो स्वयंसेवक सबसे ज़्यादा आगे आते हैं कि सहायता करने के लिए। वो संगठन जो समाज के हर विषय को सोचता है, वो संगठन जो समाज की हर समस्या को सोचता है, वो संगठन जो पर्यावरण की समस्या को सोचता है, हर वो आपदा में संगठन- आगे आता है। हर आपदा में जो आगे आता है, वो संगठन जो संयुक्त परिवार को बढ़ावा देता है। एकल परिवार से जिस तरह से समस्याएं हो रही है, तो संयुक्त परिवार रहने चाहिए, भारत का कल्चर रहना चाहिए, हमारी सनातन धर्म रहना चाहिए, सनातन की हमेशा झंडा बुलंद करने वाला ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ऐसा संगठन है। उस संगठन के बारे में आप आवाज़ उठा रहे हैं तो ये बहुत ही ठीक नहीं है। आपको विचार करना चाहिए आपकी बातों पर और सोचना चाहिए। राहुल गांधी जी, आप क्या बोल रहे हैं, आपको सोच के बोलना चाहिए। आप भारत में रह के भारत के उस संगठन के खिलाफ बोल रहे हैं जिस संगठन के अंदर भारत की आत्मा बसती है। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए और आप अपने भी मुद्दे जो है हमसे डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, वैसे ही करते रहिए और प्यार देते रहिए अताई विद बाजी को। नमस्कार। नमस्कार, जय सिया राम।